हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है नींव रखने वालों का गीत से प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 12 के फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है। 4th सेमेस्टर के सिलेबस से संबंधित बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं और उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। प्रश्न उत्तर चर्चा को पढ़ने से पहले आप पूरी कविता को खूब अच्छी तरह से समझें। पूरी पंक्ति के अर्थ को समझकर ही आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो कविता के अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, प्रश्न उत्तर चर्चा। प्रश्न, नींव का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी नींव शब्द का अर्थ क्या है। इसका उत्तर क्या है? नींव का शाब्दिक अर्थ है जमीन के अंदर रहने वाला महल, मकान, दीवार आदि का निचला हिस्सा। नींव का अर्थ है बुनियाद। यानी आपने देखा होगा कि जब भी कोई इमारत बनाई जाती है, कोई मकान बनता है, तो क्या करते हैं, जमीन के नीचे जो है कुछ गड्ढा किया जाता है। वहां पर बहुत सारे ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट इत्यादि का एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिस पर उस इमारत की दीवार जो है वह खड़ी होती है। वही है नींव, जिसे हम बुनियाद भी कहते हैं। प्रश्न, कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने नींव रखने वाले कहकर किसे संबोधित किया है। इसका उत्तर है कवि माथुर जी ने नींव रखने वालों से मेहनतकश मजदूर वर्ग के लोगों को संबोधित किया है, जो अपने परिश्रम से, कड़ी मेहनत से संसार में नया निर्माण करते हैं। यानी नींव रखने वाले कौन है? मजदूर वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, माथे पर हाथ रखने से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कवि का अभिप्राय है परेशान होना या चिंतित होना। आपने देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, चिंतित होता है, तो क्या करता है, वह माथे पर हाथ रखा दिखाई देता है। तो माथे पर हाथ रखने से क्या अर्थ मिला कि वह व्यक्ति क्या है? चिंतित है, परेशान है। प्रश्न, कवि ने किसे माथे पर हाथ रखने से रोका है। इसका उत्तर है कवि ने मजदूरों को माथे पर हाथ रखने से रोका है, अर्थात परेशान नहीं होने कहा है। अगला प्रश्न, जरा कुछ और तपने दो पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर है तपने का आशय है जलना, अर्थात कड़ी मेहनत करना। मेहनतकश मजदूर वर्ग को परिश्रम की आग में थोड़ा और अधिक तपने, अर्थात और भी ज्यादा मेहनत करने का संदेश देते हैं या आग्रह करते हैं। प्रश्न देखिए, श्रमजा का शाब्दिक अर्थ लिखें। उत्तर है श्रमजा का शाब्दिक अर्थ है श्रम यानी परिश्रम से उत्पन्न। जा मतलब होता है उत्पन्न, और श्रम का अर्थ क्या है? परिश्रम। इसलिए श्रमजा का शाब्दिक अर्थ क्या बना? श्रम या परिश्रम से उत्पन्न। जैसे कहते हैं ना जलज, यानी जल से उत्पन्न, जिसका अर्थ क्या है? कमल। पंकज यानी पंख यानी कीचड़ से उत्पन्न, यानी जहाँ यानी जा का अर्थ क्या है? जन्म लेना, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, जल में जन्म लेने वाला कमल। इसलिए कमल का पर्यायवाची जो है पंकज, जलज है। आंखों में ना पलकों को उतारो पंक्ति में कवि क्या नहीं उतारने की बात कहते हैं। इसका उत्तर है कवि आंखों के पलकों में नींद ना उतारने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि रात में अर्थात आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आंखों को खोले रखें, यानी आंख बंद करके ना सोएं, आंख खुली रखें। यहाँ आंख खुली रखने का अर्थ है आंख को खोलना नहीं, बल्कि जब आप सोते हैं तब भी आप क्या करें? सपना देखें। क्या सपना देखें? जीवन को सुंदर बनाने का, जीवन के उज्जवल भविष्य का सपना देखें कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका भविष्य जो है सुनहरा हो, आपका भविष्य जो है उज्जवल हो। अगला प्रश्न देखिए, श्रमजा नींद के अंकुर पनपने दो पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। उत्तर क्या है? पंक्ति का आशय यह है कि दिन भर के मेहनत के फलस्वरूप उत्पन्न नींद में सपनों का अंकुर सदैव प्रस्फुटित होता है। अगला प्रश्न, आंखें लाल क्यों हुई है। इसका उत्तर क्या है? देखिए, जब मजदूर नींद त्याग कर जी तोड़ मेहनत करता है कि अपने सपने को पूरा कर सके, तो ऐसे में उसकी आंखें लाल हो जाती है। अगला प्रश्न, दहन के खारे पानी और समय की कोर से कवि का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है दहन के खारे पानी से तात्पर्य है कड़ी मेहनत और नींद को नियंत्रित करने के कारण आंखों में जलन होने से निकलने वाले आंसू। कवि का यह भी तात्पर्य है कि अथक परिश्रम से शरीर से निकलने वाला पसीना ही खारा पानी है। समय की कोर से अभिप्राय है उज्जवल भविष्य का। तो यहाँ पर दहन के खारे पानी का जो अर्थ है, यह मैंने कविता को पढ़ाते समय बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है। कविता के अर्थ को भी एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न, दहन के खारे पानी से समय की कोर सजने दो पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। इसका उत्तर क्या है? देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि अथक परिश्रम करने तथा नींद को नियंत्रित करने के कारण शरीर से पसीना और आंखों में होने वाले जलन से आंसू निकलते हैं। इतना कष्ट होने पर भी वह बिना रुके, यानी वह कौन? मजदूर बिना रुके काम करता रहता है, ताकि वह अपने साथ अपनी नई पीढ़ी के भविष्य को सुधार संवार सके।
अगला प्रश्न देखिए, सहज का सुख से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, सहज का सुख से तात्पर्य है आसानी से मिलने वाला सुख। अगला प्रश्न, छोटी तृप्तियों से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, छोटी तृप्तियों से कवि का आशय है छोटी छोटी इच्छाएं। कवि का यह मानना है कि छोटी छोटी इच्छाओं की तृप्ति करना बेकार है। अगला प्रश्न, कवि को सहज का सुख मंजूर नहीं है और छोटी तृप्तियां बेकार लगती है, क्यों? इसका उत्तर है, सहज यानी आसानी पूर्वक प्राप्त सुख स्थायी नहीं होता और छोटी तृप्तियों को पूरा करने के क्रम में मनुष्य किसी बड़े यानी विराट लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए कवि को सहज का सुख मंजूर नहीं है और छोटी तृप्तियों को पूरा करना बेकार लगता है। अगला प्रश्न, नया संसार किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, नया संसार एक ऐसा संसार जहां लोग अथक परिश्रम करके अपने लिए एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सके, इसे ही कहा गया है नया संसार। अगला प्रश्न, उठे जब तक न मिट्टी से नया संसार, तुरंत की चैन रंगीनी सब निस्सार का अर्थ स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि जब तक मजदूरों के प्रयास यानी परिश्रम से एक नई व्यवस्था, एक नया संसार निर्माण कायम ना हो जाए, तब तक तुरंत मिलने वाली रंगीनियां सुख चैन सारहीन है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है। कवि का कहना है कि तुरंत मिलने वाली सुख व आराम दिखावटी सुख है। असली सुख तो अपने संकल्प से नया निर्माण करने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, छोटी डोर के दो छोर से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, छोटी डोर के दो छोर परिश्रम और इच्छा के सुख को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, मिलाना खींच छोटी डोरी के दो छोर, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि मनुष्य के कठिनाइयों का सामना करते हुए, परिश्रम करते हुए सुखों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार एक छोटी डोर के दोनों किनारों को मिलाकर गांठ बांधना बड़ा कठिन होता है, ठीक इसी प्रकार छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के क्रम में मनुष्य अपने जीवन के महान लक्ष्य से दूर हो जाता है। यहाँ पर कवि ने मनुष्य यानी मजदूर के परिश्रम व सुख प्राप्ति के मार्ग में कठिन संघर्ष है, इसे व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने किसे मुलम्मा, भुलावा और छल कहा है? इसका उत्तर है, मुलम्मा, भुलावा और छल कहा गया है झूठे दिखावे को। एक मेहनती मजदूर के लिए किसी अन्य की उतरन पहनना और यह समझना कि उसने तीनों लोगों का सुख प्राप्त कर लिया है, तो यह एक मुलम्मा, छल और दिखावा है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे की सफलता या सुख को अपना कहकर गर्व करना, यह एक बहुत बड़ा भुलावा यानी छल है। प्रश्न, असली सुख क्या है? इसका उत्तर है, जब व्यक्ति स्वयं मेहनत के बल पर कुछ भी प्राप्त करता है तो वह सुख असली सुख है। अगला प्रश्न देखिए, पसीने से बनेगा पथ से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, कवि का आशय यह है कि मजदूर जिस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल प्राप्त करेगा, वह रास्ता मजदूर के पसीने यानी मेहनत संघर्ष से बना है। पसीना यहाँ मेहनत का पसीना है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य निर्मित रथ को किसका प्रतीक माना गया है? उत्तर है, सूर्य निर्मित रथ को महान लक्ष्य और सफलता का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न, कवि को सूर्य निर्मित रथ का राह में ही छूट जाने की आशंका क्यों है? इसका उत्तर है, कवि को यह आशंका इसलिए है कि कड़ी मेहनत करते समय राह में आने वाली विकट संकटों से मनुष्य हार जाता है, उसका संकल्प डगमगा जाता है। ऐसे समय में कवि के मन में सूर्य निर्मित रथ के राह में छूट जाने की आशंका उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने किस प्रकार की अनुभूति को मन में पचने कहा है? उत्तर, कवि ने जीवन में प्राप्त तिक्त, कड़वी, कटीली अनुभूति को मन में पचने कहा है। अगला प्रश्न, इसी से जिंदगी की तिक्त, कड़वी, कटीली अनुभूति मन में और पचने दो, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या बतलाना चाहा है? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार जीवन संघर्ष पथ पर चलते हुए हमें जीवन के तिक्त, कड़वे अनुभव प्राप्त होते हैं और यही कड़वे अनुभव हमारे संकल्प को और भी अधिक मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि कवि जीवन के तिक्त, कड़वे अनुभूति से घबराने की बात न कहकर उस अनुभव को आत्मसात करने को कहते हैं। यानी पचना मतलब आत्मसात करना, अपने हृदय में उतारना। यह अनुभव हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है, अतः ऐसे अनुभव को मन में पचा लेने के लिए कवि ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, मजबूत छाती किस प्रकार के भाव से भरी हुई है? इसका उत्तर है, मजबूत छाती दर्द, दुख, संघर्ष से भरी हुई है। अगला प्रश्न, मजबूत छाती पर किसका भविष्य संवरेगा? इसका उत्तर है, मजबूत छाती पर नई पीढ़ी का भविष्य संवरेगा। अगला प्रश्न, मजबूत छाती पर नई पीढ़ी संवरने दो, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या स्पष्ट किया है? उत्तर है, कवि का कहना है कि मजदूर वर्ग के लोग जीवन पथ पर चलते संघर्ष करते हुए कड़वे, तिक्त, कटीले अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे वे अपने हृदय में आत्मसात करते हैं और अपने हृदय को और अधिक मजबूत बनाते हैं। उनके इसी मजबूत छाती के आधार पर उनकी नई पीढ़ी आत्मबल के साथ खड़ी होगी और अपने भविष्य को बेहतर बनाएगी।
जिस प्रकार एक विशाल इमारत एक मजबूत नींव पर खड़ी होती है, ठीक इसी प्रकार नई पीढ़ी का बेहतर भविष्य मजदूर वर्ग के मजबूत छाती यानी इरादा पर निर्भर है, यानी खड़ी है। तो ये है कुछ प्रश्न उत्तर जिसे आप समझते हुए याद कर लें। प्रश्न उत्तर के साथ साथ पूरी कविता के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझें, ताकि परीक्षा में कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी पूर्वक लिख सकें। क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।